हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 सेशन 2023 से 2027 के बीच में जो नए सेशन लागू हुआ है राजभवन की तरफ से। बिहार बोर्ड, साथ ही मिथिला यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के आप अगर हैं जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, यानी बिहार से रिलेटेड है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम जो है आपको हिस्ट्री मेजर माइनर दोनों के लिए जो है आज हम बुक रीडिंग करवाने वाले हैं। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देख ही लिया है, तो उसके रिलेटेड हम आज बुक रीडिंग करवाने वाले हैं और इसमें जितने भी सेमेस्टर हैं उन सभी का बारी बारी से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन हो सके। और आने वाले अभी जो कुछ दिनों में एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो स्कूल यानी कि कॉलेज की तरफ से सॉरी जो कंडक्ट करवाए जाएंगे कॉलेज की तरफ से एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी आपको इम्पॉर्टेंट यानी कि मदद करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसमें बताते हैं कि किस प्रकार से हम बुक को रीडिंग करेंगे। या अगर जिस दोस्तों के पास बुक नहीं है तो वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी बुक न होने की जो भी संभावनाएं हैं उनको दूर करके वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यही है हमारा बुक का पहला इंटरफेस। यह हमारा बुक का मेन इंटरफेस है जो कि कवर पेज है, और ये हमारा हो गया पहला इंटरफेस जिसमें कि है आइडिया ऑफ भारत के बारे में बताया गया। ये हमारा बुक का नाम हो जाएगा, आइडिया ऑफ भारत। तो ये हमारा देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, इंटरफेस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ विषय के बारे में दिया गया है कि बीए सेमेस्टर 1 यानी बीए पार्ट के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए, जो हिस्ट्री जिन्होंने मेजर में या माइनर में लिया है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा कि यहाँ पर इतिहास लिखा हुआ है। इतिहास आइडिया ऑफ भारत मेजर एवं माइनर दोनों के लिए, जो कि डॉक्टर ए के चतुर्वेदी जी ने लिखा है। तो इस बुक का जो कोड है ये यहाँ पर लिखा हुआ है 2535, ठीक है। तो इसमें और भी सारे बुक हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र की बुक है, सामाजिक शास्त्र की बुक है, साथ ही इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र है, मनोविज्ञान है, वैल्यू एडेड कोर्स है और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, यानी कि बहुत सारे कोर्सेस है। चलिए हम मुख्य रूप से आज हम इतिहास के विषय पर बात करने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया इंटरफेस, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे जो हैं विषय दिए गए हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको इंग्लिश में है और यहाँ पर आपको हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय स्रोत का सर्वेक्षण। तो ये हमारा पहला चैप्टर हो जाएगा जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं इसके बारे में और पढ़ते हैं। ये हमारा पहला नंबर चैप्टर हो गया जिसमें लिखा हुआ है भारतीय स्रोतों का सर्वेक्षण, यानी कि सर्वे ऑफ द सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। पहला हेडलाइन है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें कि स्रोतों की स्थिति के बारे में हमें जानना है। अभी तक प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। स्रोत ही वह आधार हैं जिनसे अतीत का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। इतिहासकार ऐसे स्रोतों की खोज करके उनकी प्रामाणिकता तथा विश्वसनीयता का परीक्षण करता है तथा इन्हीं स्रोतों के आधार पर भूतकाल की परिकल्पना करता है जो सत्य के अत्यधिक निकट होती है। स्रोतों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में एक बाधा है। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए इस बाधा के स्वरूप को समझना अति आवश्यक है। तो दोस्तों मैं आपको इसमें जो भी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ वो सभी बुक के लिखे हुए टेक्स्ट हैं, जो कि आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपने मन से कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इससे कंट्रोवर्सी वाली बात आ जाएगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है स्रोतों की अपर्याप्तता यानी कि कमी। पहला है आदि इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास का आरंभ से लेकर 1200 ईसा पूर्व यानी कि 1200 ईस्वी तक पूर्ण निर्मित करना, अर्थात 4000 वर्षों के इतिहास का निर्माण एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इस महत्वपूर्ण दीर्घकाल में हमें एक भी ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है जैसे कि यूनान
रोम और चीन में प्राप्त होते हैं। इस अर्थ में प्राचीन भारत का इतिहास मिस्र तथा मेसोपोटामिया से मिलता जुलता है। हाल ही के कुछ वर्षों में प्राचीन इतिहास का निर्माण जो है वो पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर करने का अद्वितीय प्रयास अवश्य किया गया है, किंतु यह पुरातात्विक अवशेष जो है वह संपूर्ण इतिहास का निर्माण नहीं करते हैं। केवल कुछ साक्ष्य अधूरी घटनाओं का ही इनके आधार पर निर्माण किया जा सकता है। यही कारण है कि भारत के आदि इतिहास का वास्तविक निर्माण अधूरा रहा। ठीक है, नेक्स्ट है इतिहास। नेक्स्ट हेडलाइन इतिहास है, जिसमें कि प्राचीन भारत के इतिहास काल के स्रोत भी पर्याप्त नहीं है। हमें भारी संख्या में बौद्धिक और साहित्य ग्रंथ इस 2000 वर्षों की अवधि के प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद संहिता लगभग 3000 वर्ष या इससे भी अधिक पुरानी हो सकती है। इसके बाद ग्रंथों का अनवरत प्रवाह प्राप्त होता है, ठीक है, जो मुख्य रूप से धर्म और दर्शन से संबंधित है। इनके अलावा नक्षत्र शास्त्र, भूगोल तथा अन्य विज्ञानों के ग्रंथ जो है वो राजनीतिक व प्रशासन के सैद्धांतिक ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन ग्रंथों से भारतीय सभ्यता के बौद्धिक पक्ष पर प्रकाश पड़ता है और इसी प्रकार अत्यधिक उच्च कोटि के साहित्यिक, संगीत, कला के ग्रंथों की भी रचना हुई। लेकिन राजनीतिक इतिहास के ग्रंथ पर्याप्त नहीं होते हैं। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के लिए जो प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है, लेकिन राजनीतिक इतिहास की जो सामग्री है वह अपर्याप्त है। इस स्थिति के लिए प्राचीन भारतीयों का मानव जीवन के प्रति दृष्टिकोण उत्तरदायी था और उन्होंने बौद्धिक और नैतिक पक्षों को अधिक महत्व दिया। साथ ही महाभारत में कहा गया है कि ऐसी प्रचलित कथा जिसमें धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की शिक्षा मिले उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार इन चारों पुरुषार्थों को इतिहास का उद्देश्य बताया गया और धर्म तथा नैतिक आदेशों की स्थापना उनका उद्देश्य बन गया। भौतिक घटनाएं उनके लिए गौण हो गई और स्वाभाविक था कि इस प्रकार की विचारधारा में राजनीतिक इतिहास अथवा क्रमबद्ध घटनाओं की उपेक्षा की गई। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट के माध्यम से। जब तक हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, भारतीय आदि इतिहास भौतिक अवशेष। भारतीय आदि इतिहास में भौतिक अवशेष यानी कि इंडियन प्रोटो हिस्ट्री में मेटेरियल रिमेन्स यानी अवशेष जो भी बचे हुए हैं वो रिमेन्स। आदि इतिहास को जानने के प्रमुख साधन भौतिक अवशेष हैं जो कि बड़ी संख्या में भारत में उपलब्ध हैं। दक्षिण भारत तथा पूर्वी भारत में मंदिरों तथा विहारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत के विभिन्न भागों में अनेक टीले पाए गए हैं जिनके नीचे प्राचीन बस्तियों के अवशेष पाए गए हैं। इन टीलों को जो है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम सांस्कृतिक टीले, जिसमें मात्र एक संस्कृति ही पाई जाती है जैसे चित्रित। धूसर भांड संस्कृति। उसके बाद दूसरा है मुख्य संस्कृति। सांस्कृतिक टीलों में एक संस्कृति की प्रधानता रहती है। इसके अतिरिक्त पूर्व या परवर्ती कालों की संस्कृतियां भी रहती है। तृतीय बहुसंस्कृतिक टीले, जिसमें अनेक संस्कृतियों के स्तर पाए जाते हैं। टीले की खुदाई जो है वह प्रायः 2 प्रकार से की जाती है। एक है क्षैतिज खुदाई तथा दूसरी है लंबवत खुदाई। प्रायः लंबवत खुदाई की जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, उत्खनन से प्राप्त भौतिक अवशेष जो है वो
उसका परीक्षण किया जाता है। इस संपूर्ण कार्यविधि समन्वेषण उत्खनन परीक्षण को पुरातत्व कहा जाता है। परीक्षण में रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा जो है काल निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार के टीले की खुदाई पश्चिमोत्तर भारत में हुई है, जहां ऐसे नगरों का पता चलता है जो 2500 ईसा पूर्व में बसाए गए थे। खुदाई से दक्षिण में महापाषाण स्मारकों को लोह युग का पाया गया है, लोह युग का पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, जलवायु तथा वनस्पति के विषय में जानने के लिए पर्याप्त पौधे के अवशेष का परीक्षण किया जाता है, यानी कि उसको जांचा जाता है। इस प्रकार के परीक्षण में हमें यह ज्ञात हुआ है कि राजस्थान और कश्मीर में 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट BC कृषि पद्धति का प्रचलन था, यानी कि कृषि पद्धति हो रही थी, परंतु अवशेषों से धातु विज्ञान की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार पशुओं की अस्थियों से ज्ञात किया जाता है कि अमुक काल में पशुपालन प्रचलित था अथवा नहीं। अमुक काल यानी कि पहले के समय में जो है वो पशुपालन प्रचलित था या नहीं, यह एक काल निर्धारण के रूप में ही हम समझ पाते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है, सॉरी दोस्तों आपको ना दिख पाया था, यहाँ पर है, आप देख सकते हैं इसको नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दक्षिण भारतीय इतिहास जानने के विभिन्न स्रोत। दक्षिण भारतीय इतिहास को जानने के जो है विभिन्न स्रोतों के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसमें कि लिखा गया है, यद्यपि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय इतिहास जानने के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। यानी भारतीय इतिहास को जो जानने के मात्रा में जो भी संसाधन है हमारे पास, वो पर्याप्त मात्रा में यानी कि जितने होने चाहिए उस मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में प्रख्यात विद्वान अल-बरूनी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है, यानी इस संबंध में अब अल-बरूनी ने अपनी जो भी उनकी विचारधारा थी उसको उन्होंने प्रकट करते हुए यानी कि बताते हुए कहा है कि हिंदू लोग ऐतिहासिक महत्व के तथ्यों पर ध्यान नहीं देते हैं। वे अपने शासकों का कालक्रमानुसार वंश परिचय देने में बड़ी असावधानी रखते हैं, और जब उन्हें सूचना देने के लिए विवश किया जाता है तो वे लोग कर्तव्य विमूढ़ होकर कहानी गढ़ने लगते हैं, यानी कि कुछ भी बातें बताने लगते हैं। ये उनका कहना है। किनका कहना है? तो अल-बरूनी का। तो बच्चों एवं दोस्तों, आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा कि जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा था, ये जो गाढ़े कलर में लिखा गया है, ब्लैक से जो गाढ़े कलर में लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो कभी भी ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है किसके द्वारा बताया गया ये बातें, तो ये अल-बरूनी के द्वारा बताया गया बातें हैं जो कि उन्होंने महसूस किया था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, किंतु प्राचीन भारतीय इतिहास के इधर उधर बिखरे हुए स्रोतों का जो विशद अध्ययन किया जाता है तो ज्ञात होता है कि स्रोतों की संख्या इतनी कम नहीं है जितनी कि विद्वान मान बैठे हैं। यानी कि जब भारतीय इतिहास के इधर उधर बिखरे हुए जितने भी स्रोत, जितने भी साक्ष्य हैं, जब उनको इकट्ठा किया जाता है तब उन्हें पता चलता है कि जितना वो विद्वान समझ रहे थे कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास स्रोत नहीं है, हमारे पास साक्ष्य नहीं है, लेकिन ये बात उनकी, ये जो मिथ है, ये जो उनकी मन की भावना है, ये गलत साबित हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है स्रोतों की जो संख्या है इतनी कम नहीं है जितना कि विद्वान मानते हैं। ठीक है, वास्तव में ये स्रोत जो है वह बिखरे हुए हैं। इस प्रकार इन स्रोतों के संकलन यानी कि एक साथ करने और उन्हें क्रमबद्ध प्रस्तुत करने यानी कि एक क्रम से उन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, यानी ज़रूरत है। यह स्रोत किसी भी इतिहास के लिए आधारभूत प्रमाणित होते हैं, यानी कि ये जो स्रोत है वह किसी भी वंश, किसी भी साम्राज्य, किसी भी समय काल खंड के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमाणित सिद्ध होते हैं, क्योंकि पुराने जितने भी अवशेष हैं उन्हीं के माध्यम से तो हम यह जान पाए हैं कि पहले के लोग किस प्रकार से रहा करते थे। तो हमें भी अभी के जो भी स्रोत हैं या जो भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को हमें संभाल कर रखना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों के बारे में जान सके कि हाँ, इस समय ये चीज़ें
थी और इस समय इस चीज़ों से कार्य व्यक्ति लोग किया करते थे। ठीक है, तो इसी को बताने का प्रयास इसमें किया गया है। साथ ही इन्होंने कहा है कि जिसके आधार पर आधारभूत प्रमाणित होते हैं, जिनके आधार पर इतिहास जानना संभव होता है। इतिहासकार का मूल मंत्र है नामूलम लिख्यते किचिंत अर्थात नामूलम लिख्यते किचिंत अर्थात बिना मूल अथवा प्रमाण के कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए, यानी कुछ भी लिखना संभव नहीं है। इतिहास के स्रोतों और उनकी उपलब्धता को लेकर श्री CL अय्यर ने ठीक ही कहा है कि आज भारत विश्व की दृष्टि में गिरा हुआ है। इसका कारण यह नहीं है कि भारत के लोगों ने गौरवपूर्ण कार्य नहीं किए हैं लेकिन इसका मुख्य कारण यह है कि विश्व के लोगों को गौरवपूर्ण कार्य से पूर्णतया अनभिज्ञ है। यानी कि हमारा भारत जो है मतलब पिछले समय में, अभी के समय में तो वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उभर रहा है विदेशों में और अन्य सामाजिक तत्वों के रूप में, जैसे कि सांस्कृतिक रूप में और अर्थव्यवस्था के रूप में जो है हमारा देश धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। किंतु इसमें कहा जा रहा है कि भारत की जो विश्व की दृष्टि में जो गिरा हुआ है हमारा भारत, यानी गिरा हुआ पहले जो था, यह किसी भारत में रहने वाले लोगों के कारण नहीं है। यह है लोगों ने गौरवपूर्ण कार्य नहीं किए, यानी भारत में रहने वाले जो भी लोग हैं उन्होंने गौरवपूर्ण कार्य नहीं किए, इसके कारण नहीं है, वरन इसका जो मुख्य कारण मतलब कि इसका कारण तो यह है कि विश्व के लोगों को गौरवपूर्ण कार्य में पूर्णतः अभिन्न है। यानी कि विश्व के जो भी लोग हैं, यानी भारत के या विश्व के जो भी लोग हैं, वो अपने देश के प्रति जो भी गौरवपूर्ण कार्य हैं उससे अभिन्न, यानी उससे वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरह से, जिससे देश का विकास जो है वह एक निरंतर रूप से, क्रमबद्ध रूप से अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। तो इसी बातों को जो है बताने का प्रयास जो है हमारे श्री CN अय्यर ने कहा है। ठीक है, साथ ही इसके बाद है कि अनेकानेक समस्याओं का समाधान करते हुए अनेक इतिहासविदों ने अपने सशक्त प्रयासों से प्राचीन भारतीय इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया है वह उससे जिसमें उन्हें कुछ हद तक जो है सफलता भी प्राप्त हुई है। ठीक है, अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो है इतिहासविदों ने कुछ आधारों का निर्माण किया है जिन्हें स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट है, आगे की तरफ बढ़ते हैं तो स्रोत की संज्ञा दी जाती है, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जिन्हें स्रोतों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, पीछे था वस्तुतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 भागों में किया जा सकता है। पहला भाग है ऐतिहासिक स्रोत, दूसरा है विदेशी लेखकों और यात्रियों का विकास, तीसरा है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो यह हमारे हो गए 3 प्रकार के अलग अलग अभिन्न अंग जो कि हमारे इतिहास के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रोल, यानी कि महत्वपूर्ण जो है वह स्थान रखते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इस कारण से हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले पार्ट के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ही वीडियो में अच्छी तरह से पूरी टॉपिक को ख़त्म करने का प्रयास किया जाए तो हम कर देंगे, लेकिन आपको कमेंट करके बताना होगा कि आप कितने मिनट तक अपनी पढ़ाई को बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको पढ़ाने के लिए ही यूट्यूब पर आया हूँ, नहीं तो मेरा ऑफलाइन खुद का कोचिंग चलता है। तो ठीक है, इसीलिए मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आया हूँ कि मैं आपको भी कुछ बताने का प्रयास कर सकूँ, क्योंकि अभी के समय में जो है बहुत सारी दिक्कतें जो है बच्चों को झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि नए शिक्षा नीति के अनुसार जो है किसी को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन क्या पढ़े और कहाँ से पढ़े। तो इसीलिए मैं आपको
मार्गदर्शन के रूप में कुछ बताने का प्रयास करना चाहता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं तो मैं आपके लिए 45 मिनट 50 मिनट तक का भी वीडियो बना सकता हूं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने मिनट तक का आप वीडियो देख सकते हैं। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।